हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा राठौर एंड आज हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट आपको मैंने कवर करवा दिया था, जिसके अंदर हमने कंपनी रूल पढ़ा था, जो कि 1773 से लेके 1858 तक था। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, क्राउन रूल पढ़ेंगे, जो कि 1858 से लेके 1947 तक होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्राउन रूल क्या होता है? क्राउन रूल का मतलब ये था कि पहले जो ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा था, अब यहाँ पे क्या है कि अब क्राउन रूल करेगा इंडिया के अंदर। ठीक है, और क्राउन रूल के अंदर कुछ एक्ट्स लाए गए थे, तो उन एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या था, तो यहाँ पे फ्रॉम हेयर द ऑनवर्ड द इंडिया वॉज टू बी रूल्ड इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी। तो इंडिया जो था वो अपने नाम से रूल कर रहा था। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था वो अब क्या हो गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग था वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि इस डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम था, डबल गवर्नमेंट क्या था, कमर्शियल एंड पॉलिटिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड जो न्यू बॉडी बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उन दोनों के जो सिस्टम था उसको हमने डबल गवर्नमेंट बोला था। तो उसी डबल गवर्नमेंट एक्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एंड किया गया। ओके, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब एक यहाँ पे न्यू ऑफिस बनाया गया जिसको हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनले। तो यहाँ पे क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, लॉर्ड स्टैनले था। वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। वो एक काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया, जो कि काउंसिल जो थी वो 15 मेंबर्स की एडवाइजरी बॉडी थी। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों आया? क्योंकि 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था। उस रिवॉल्ट के बाद 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो इसकी कुछ फीचर्स थी। तो वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड जो काउंसिल। तो जो यहाँ पे जो काउंसिल जो एक्सपेंड हो रही थी, तो जो क्या करेगा, वाइसरॉय करेगा, नॉमिनेट करेगा कुछ मेंबर्स को। ऊपर वो मेंबर्स कौन थे, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे। ठीक है, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस। अब यहाँ पे क्या है कि 3 इंडियंस को आने का मौका मिला काउंसिल के अंदर। तो हमारे जो 3 इंडियंस थे वो कौन थे? फर्स्ट 3 इंडियन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर धनकर राव। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। थर्ड हमारा इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर्स को डिवाइड कर देना। Thus the बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव पावर्स वर रिस्टोर्ड। अब क्या है कि बॉम्बे एंड जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव थी, अब पहले उनको डिप्राइव किया था, अब उनको वही पावर वापस दी गई। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश किया बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, इन 3 जगह में। ओके, रिकग्नाइजेशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम। एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर ऑफ 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा गया है एग्जाम पे। 6 इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब क्या है, वाइसरॉय को एक पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सके विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी भी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बिना वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है किसी भी इमरजेंसी में। ओके, नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें क्या था,
इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स। इसमें क्या हुआ कि जो एडिशनल मेंबर्स थे अब उनकी संख्या को बढ़ाया गया। कहाँ पे? सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पावर आ गई थी कि हम बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो नॉमिनेशन होगा, यहाँ पे क्या है कि नॉमिनेट करेंगे हम सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कौन करेगा? वॉइसरॉय करेगा। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन के साथ? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगा वो कौन करेगा? वो गवर्नर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। लॉर्ड मॉर्ले कौन था? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया में एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी था। अब इसकी क्या फीचर्स थी? फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ था उसको इंक्रीज़ किया। कहाँ पे? सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल में। इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। अब क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे उसको एक्सपेंड किया, उसको इनलार्ज किया। कहाँ पे? दोनों लेवल पे। एडिशन ऑफ द इंडियंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर एंड वाइसरॉय। अब क्या है कि इंडियंस जो है ना, अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आ सकते हैं। पहले क्या था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में थे, अब वो क्या एडिशनल मेंबर्स है। अब गवर्नर जहाँ पे वॉइसरॉय है एग्जीक्यूटिव के अंदर, वहाँ पे भी इंडियंस को हम नॉमिनेट या इलेक्ट होंगे। तो हमारा इंडियंस में जो फर्स्ट था वो SP सिन्हा था। ठीक है, जो कि एडेड किया गया। SP सिन्हा जी थे जो फर्स्ट इंडियंस थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एडेड किए गए। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, ताकि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सके। ठीक है, द एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म। अब इस एक्ट ने क्या किया? कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। और जो हमारे जो लॉर्ड मिंटो थे उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया इंडिया में। नेक्स्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है वो फोर्स में कब आया? 1921 में। और ये जो एक्ट था इसको हम मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसकी फीचर्स क्या थी? डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या किया? डिमार्केट किया और सेपरेट किया जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको। सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट दैट अलाउड द मेक लॉज। अब क्या है कि जो सेपरेट किया था प्रोविंशियल और जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे, अब वो क्या है कि अब उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, जो भी उनकी काउंसिल है वो उनके ऊपर उस स्टेट लिस्ट के ऊपर या सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकते हैं। थर्ड है द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फर्दर डिवाइड। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे ना उनको डिवाइड किया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या था कि गवर्नर हैज़ टू डील विद दैम। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे अब उससे कौन डील करेगा? गवर्नर डील करेगा। एडवाइस किससे लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो गवर्नर ही करेगा, एडवाइस भी लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, बट रिस्पॉन्सिबल नहीं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इसी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हमारे पास आया था इसको हमने क्या बोला? डायरची। मीन्स कि जो डायरची सिस्टम है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री।
तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म भी लाया गया और डायरेक्ट इलेक्शन भी लाया गया हमारी कंट्री में। ओके, बाई कैमरलिज्म मीन्स कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस होगा। अब 3 ऑफ द 6, अब जो 6 मेंबर्स थे कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, और उसमें से जो 3 मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़कर। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो पहले मुस्लिम थी, अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड की गई। 6 में इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस वर गिवन द सेपरेट। अब इनको भी बोला गया कि तुम्हारी कि सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए भी होगा, मीन्स इनको भी 6 को 6 वोट कर सकते हैं, इंडियन क्रिश्चियंस को इंडियन क्रिश्चियंस वोट कर सकते हैं, तो हर एक को उनके सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को फ्रेंचाइजी मिली गई। इट इस्टेब्लिश्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे क्या कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंदन, एक न्यू ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जो कि लंदन में होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने पढ़ लिया था ये कि वही इस्टेब्लिशमेंट होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट के साथ सेपरेट किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, अब यहाँ पे क्या स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि जो एक्ट है वो कैसे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा और उस एक्ट की वर्किंग पे रिपोर्ट करेगा। अब इसी बीच क्या था कि साइमन कमीशन में क्या था, सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये जो साइमन कमीशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर सेटअप हुआ। क्यों सेटअप हुआ, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था उसके अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसको लुक आफ्टर करेगा। ओके, एंड और जब बट ये क्या था कि ये जो 2 years अर्लियर ये इस्टेब्लिश हो गया था, जो कि 1927 में। साइमन कमीशन में क्या था कि साइमन कमीशन था क्या, 7 मेंबर जो बॉडी थी, मेंबर कमीशन बॉडी थी, सर जॉन ने इसको हेड किया था। बट इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ये था कि इसमें इंडियंस नहीं थे। सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1930, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1930 में सबमिट की रिकमेंडेशन के साथ, और वो क्या थी कि डायरेक्टरी को अबॉलिश करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस के लिए सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द फेडरेशन, एक फेडरेशन का क्रिएशन करना चाहिए, किसके लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए एंड प्रिंसली स्टेट्स के लिए। इसी बीच क्या हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे कुछ प्रपोजल्स को कंसीडर किया गया साइमन कमीशन, तो जिसका एक यहाँ पे कि वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया गया जिसमें क्या था, कंसीडर्ड बाय द जॉइंट सिलेक्शन, वो जो वाइट पेपर था वो किसने कंसीडर किया था, जॉइंट सिलेक्शन कमेटी ने कंसीडर किया था ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पर ये जो कमेटी थी वो सर्टेन चेंजेस उसमें हुए, पर जो सर्टेन चेंजेस थे वो जो चेंजेस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट कम्युनल अवार्ड्स। अब कम्युनल अवार्ड्स को कभी क्यों पढ़ेंगे, अगस्त 1932 में क्या हुआ, तो ब्रिटिश का जो पीएम था रामसाय मैकडॉनल्ड, कौन था ब्रिटिश का पीएम, रामसाय मैकडॉनल्ड, उसने सजेस्ट किया मेथड को ताकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। लेकिन गांधी जी को पसंद बिल्कुल नहीं आया। गांधी सैड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, गांधी जी ने बोला कि एक्सेप्ट नहीं है मेरे को। यू विल डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ हिंदू, तो इससे तुम क्या करोगे, तुम्हारी जो यूनिटी है हिंदूज़ की तुम वो डिस्ट्रॉय कर दोगे इस स्कीम से। वैन तो इसी बीच क्या, गांधी जी क्या है फास्ट पे चले गए इस स्कीम के अगेंस्ट। इसी बीच क्या है कि पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट क्या था कि एक एग्रीमेंट था BR अम्बेडकर के बीच और गांधी जी के बीच, ठीक है। तो अग्रीमेंट दैट वाज
देयर वुड बी हिंदू जॉइंट अग्रीमेंट क्या था कि यहाँ पे एक हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए डिप्रेस क्लासेस को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने पढ़ा था ना कि साइमन कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन थी, बट वो चेंजेस जो जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाए गए। तो चलिए ये पढ़ते हैं अब हम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फीचर्स क्या थी? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब यहाँ पे क्या है कि इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनाइट्स। यहाँ पे क्या है कि जो प्रोविंसेस होंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो यूनाइट हो जाएंगे। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनाइट। ये जो एक्ट है इसने क्या कर दिया, भैया इस पावर्स को डिवाइड कर दिया सेंटर में और यूनाइट्स में। ठीक है, फर्स्ट था कि फेडरलिस्ट में क्या था, ये किसके लिए होगा, सेंटर के लिए होगा, और इसमें कितने सब्जेक्ट है, कितने आइटम्स रखे गए, 59 आइटम्स। ओके, सेकंड हमारा है प्रोविंशियल। ये किसके लिए बनाए गए, ये प्रोविंसेस के लिए बनाए गए। अब इसमें कितने आइटम रखे गए, 54 आइटम रखे गए। नेक्स्ट हमारा है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे क्या, ये सेंटर के लिए भी होगा और ये प्रोविंसेस के लिए भी होगा। ठीक है, कॉन्करेंट जो होगा वो हमारा सेंटर के लिए भी होगा और प्रोविंसेस के लिए भी होगा। अब इसमें कितने आइटम्स रखेंगे, 36 आइटम्स। ओके डन, इसको भी लर्न कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट, इट अबॉलिश द डायरची इन द प्रोविंसेस। अब हमने क्या पढ़ा था उसमें साइमन कमीशन में कि उसने कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि जो डायरची जो सिस्टम है उसको अबॉलिश करना चाहिए। ठीक है, और हमने नीचे ये पढ़ा था कि कुछ चेंजेस लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो चेंजेस क्या था कि इसने अबॉलिश कर दिया डायरची सिस्टम को, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। अब डायरची को आपने अब डायरची को जो है वो अबॉलिश तो कर दिया, अब उसके इंट्रोड्यूस में या उसके रिप्लेस में क्या लाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म। अब यहाँ पे क्या है कि बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, 6 प्रोविंसेस में। टोटल 11 प्रोविंसेस थी बट 6 प्रोविंसेस में किया गया। इसलिए जो लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल था, बॉम्बे एंड मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, वो बायकैमरल बना, कंसिस्टिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको बायकैमरल कर दिया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स। अब जो पूना पैट के अंदर क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी होगा, वुमेन्स के लिए भी होगा एंड लेबर क्लासेस के लिए भी होगा। नेक्स्ट हमारा है गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो गवर्नर है वो एक्ट करेगा किसी एडवाइस पे, मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। डन। 8, इस्टेब्लिश्ड ऑफ फेडरल कोर्ट। यहाँ पे फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया, RBI इस्टेब्लिश किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट एक्ट हमारा क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पे क्या था कि फरवरी 19, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। फरवरी 1920 1947 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, क्लेमेंट एटली नाम था उसका। उसने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो एंड हो जाएगा जून 30 1948 तक। उसके बाद ठीक है, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन है। अब जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, ये मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पावर है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इंडियंस के हाथों में आ जाएगी, इनकी जो पावर्स है। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एगिटेशन बाय द मुस्लिम लीग एंड डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब मुस्लिम लीग भी क्या कहते थे कि अब हमें भी हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग चाहिए। तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट फीचर क्या है इसकी कि हमने अभी पढ़ा ना कि ब्रिटिश रूल जो था उसको एंड कर दिया गया और डिक्लेयर किया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। इंडिया जो होगा, अब हमारा इंडिया क्या है, आज़ाद हो गया, सॉवरेन हो गया। कब से हो गया, 15 अगस्त 1947 से। ओके,
प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का पार्टीशन होगा। मुस्लिम्स क्या चाहते थे? मुस्लिम ये चाहते थे ना कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, उनको भी सेपरेट एक जगह मिले जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। अब टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्या बनाए? इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये ऑलरेडी किस में? माउंटबेटन प्लान जून 3, 1947 में भी डिस्क्राइब बोला गया था कि ये चीज़ होनी चाहिए। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। अब वाइसरॉय को भी हटा दिया बिल्कुल, कि अब वाइसरॉय भी नहीं रहेगा। अब वाइसरॉय का जो ऑफिस था उसको भी हटा दिया। फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हर एक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है? अभी ये जो टू डोमिनियन निकले हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान, अब वो क्या है? फ्री है, या ठीक है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है कि अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। इट एम्पावर्ड द, ये आराम से, ठीक है, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया ऑफ द बोथ डोमिनियंस के लिए टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू। अब वो बोल रहे हैं कि अपनी अपनी टेरिटरीज़ के लिए वो खुद लेजिस्लेट करेंगे जब तक उनका जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट नहीं हो सकता, ड्राफ्ट नहीं हो जाता तब और इन्फोर्स नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करेंगे? अपने ही टेरिटरीज़ के लिए रिस्पेक्टिव लॉ बनाएंगे। ठीक है, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसने क्या? वाइसरॉय को तो हटा दिया, अब इसने क्या? बस सेक्रेटरी के ऑफिस को भी हटा दिया इंडिया के अंदर। ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अब इसने क्या है? इंडियन के जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनको भी फ्रीडम दे दी कि या तो पाकिस्तान में जाओ या फिर इंडिया में आ जाओ। ठीक है, वो उनकी मर्जी। अब आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, या तो इंडिया में आ जाओ, और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो तुम इंडिया में आ जाओ या फिर पाकिस्तान में चले जाओ, फिर भी उनका मन ना माने तो अकेले चले जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन। जो हर एक जो डोमिनियन की जो गवर्नेंस होगी, एंड द प्रोविंसेस, डोमिनियन की और जो प्रोविंसेस है। ठीक है, अब वो क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 को फॉलो करेगी। ठीक है, डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अब क्या है? जो डेजिग्नेशन दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स का डेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, कहाँ पर? स्टेट्स में दे दिया। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पावर ऑफ इंडिया। उसने एम्पावर इम्पीरियर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको भी ड्रॉप कर दिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया माउंट बैटन 15 अगस्त 9। ठीक है, अब हमारा क्या इंडिया में क्या? माउंट बैटन जो प्लान था वो 15 अगस्त 1947 से लेकिन 21 जून 1948 तक। एंड ये कुछ नाम है, सी राजा गोपालचारी, जो 21 जून से 1948 से लेकर 26 जैन 1950 तक। एंड पाकिस्तान जो था वो जो जिन्ना में। ठीक है, अब क्या है? चलिए, हमारा ये लेक्चर तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सेकंड जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। वो भी लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।